क्रिकॉमेडी की आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज़ है इंग्लैंड की, उसके बारे में और उसकी प्रिपरेशंस जो हैं उसके बारे में। इधर मैं वेस्ट इंडीज़ टीम को भी जो है तहे दिल से जो मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इंग्लैंड की खोई हुई फॉर्म थी ना वो वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब जो वो भूखे शेर की तरह रेडी हो चुके हैं तो हमें जो है ना प्लेट में रख के उनके सामने कर दी। जो इक्का दुक्का मैचेस में उन्होंने थोड़ी सी रस्टीनेस दिखानी थी ना वो उन्होंने दिखा दी। जो 100 दिन का ब्रेक आया था कोविड की वजह से वो अब गुजर चुका है और उन्होंने जो एक मैच हारना था वो अपने हिस्से का वो हार चुकी। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी मैच हारने लगे हैं और मेरी तो टांगे जो है वो कांप रही हैं इंग्लैंड को फेस करते हुए उन्हीं की कंडीशंस में। अभी तो हमारी रस्टीनेस जो है ना वो शो होगी क्योंकि हमसे तो बॉल वैसे ही नहीं पकड़ी जाती। उधर जो बॉल होती है ना वो सीम और स्विंग हो रही होती है तो हमसे ना हाथों से भी नहीं पकड़ी जाती। मुंह हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, हाथ जो है हमारे वो राइट की तरफ जा रहे होते हैं और बॉल जो है वो टांगों के बीच में से निकल रही होती है और ये हालत हो रही होती है स्लिप के अंदर खड़े हुए फील्डर्स की। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बैट्समैन की क्या हालत हो रही होती है। वो बेचारे तो उनको तो बल्ले से वैसे भी टच करनी होती तो कुछ टच नहीं हो रहा होता है। एक जबरदस्त किस्म का रक्स हो रहा होता है, हम नागिन बने हुए होते हैं और बॉल जो है वो बीन बनी होती है। खैर टेस्ट स्क्वाड जो है वो हमारा अनाउंस हो चुका है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि फवाद आलम जो है वो भी टेस्ट टीम के अंदर वापस आ चुका है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। स्क्वाड के अंदर तो वो है लेकिन उसको बेचारे को जो है ना टीम के अंदर भी खेलने का मौका दे देना चाहिए क्योंकि अब बहुत हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि अगर उसको चांस देना ही था तो यार पाकिस्तान में दे देते या कोई थोड़ी ईजी कंडीशन में दे देते बेचारे को सीधा इंग्लैंड ले गए। वहाँ पे जाके तो पता नहीं क्या होने, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा जो सॉलिड बैट्समैन है ना ये कुछ करके जरूर दिखाएगा। कम ऑन माइट। वैसे टीम के अंदर जो है वो हमारा सरफू भी वापस स्लाइड कर चुका है और किसी ने कोई खुशी नहीं दिखाई और किसी को ना कोई खबर भी नहीं होनी थी। जिस तरह हम जो है लड़कियों की डीएम्स के अंदर चुप करके घुस जाते हैं ना उसी तरह सरफू को भी ना साइड से करके अंदर ले आए ताकि किसी से कोई क्वेश्चन आंसर कोई ऐसी बात ही ना हो। मैंने मेरे ख्याल में लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि सरफू को जो बेचारे को टीम से निकाला गया है ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले अचानक, वो असल में उनको फेवर दी गई है और ये सब कुछ मिली भगत के साथ ही हो रहा है। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था। उसको बोला ही गया था कि यार ऑस्ट्रेलिया में जाके बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका करियर ही खत्म हो जाता है तो तुम्हारे तो कोई चांस ही नहीं है। जितनी गंदी फॉर्म में तुम हो और अब हम तुम्हें कभी बीच में घुसने भी नहीं देना तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे 2-3 महीने रुको, एक सीरीज है इसको भी गुजार लो, थोड़ा अपना वजन भी कम कर लो और फिर हो जाएगा पीएसएल तो उसके अंदर तुम अपनी फॉर्म दिखा के वापस आ जाना। अब हुआ ये कि पीएसएल के अंदर भी उन्होंने इतनी गंदी फॉर्म दिखाई और उनकी जो टीम जो मेरे ख्याल में पिछले 3-4 साल से जो है फाइनल में तो आई रही थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो इस दफा नहायत ही घटिया परफॉर्मेंस थी उनकी, इंडिविजुअली बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी लेकिन कोई भी उनको नहीं पूछ रहा, चुप करके वो टीम में आ चुके। तो ये थी पूरी प्लानिंग जो इनको लगता है कि हम सारे काके और हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन चलो ठीक है यार, आप लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग होंगे, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारी आवाम भी इसी तरह है, वो इस तरह जिस चीज़ पर उनको लगा दो वो लग भी जाती है। सो आई डोंट रियली केयर। द थिंग इज कि मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसी कौन सी रिप्लेसमेंट है कि मैं कहूँ कि जनाब अली सरफू को जो है वो बाहर कर दो। मुझे उसकी कप्तानी से प्रॉब्लम था, इतना एक्सपीरियंस है कि टीम के अंदर भी होगा, यंग कप्तान है हमारा, उनको वैसे कुछ समझ नहीं आनी तो कम से कम कोई काम की बात ही कर देगा। तो मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। कुछ ना कुछ कर लेना भाई, कुछ इज्जत रख लेना हमारी। साथ ही साथ सुहेल खान जो है वो भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मेरा ख्याल में वो गए थे सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए और उन्होंने इतनी बेहतरीन वहाँ पे जो है वो कर दी, सीम बॉलिंग कर दी कि लोग जो है हैरान हो गए। हमारे इसी तरह होता है, सिलेक्शन कमेटी को कुछ पता होता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए जिनको लेके जाते हैं वही जो ना जो खेल रहे होते हैं उनसे बेहतर निकल आते तो फिर कहते हैं यार हमें तो शर्म आ रही है, इसी को खिला दिया जाए। उसके बाद फिर एक सीरीज़ की वजह से ड्रॉप भी कर देते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है, कुछ हमें पता नहीं होता कि कौन किस वजह से आ रहा है कौन किस वजह से जा रहा है, बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ सब कुछ। वसीम अकरम भाई भी इसी तरह ही आए थे तो बस ठीक है, इसी तरह हमें लेजेंड्स मिलते रहेंगे, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है सिस्टम की। सबसे बड़ी खबर जो है वो इस पूरी सदी की ये है कि मेरे दोस्त अक्कू का जो बैन था जो कि 3 साल का उसके ऊपर लगा था, बेचारे के ऊपर जुल्म हुआ था, वो 1.5 साल का हो गया। उसने केस लड़ा है, वो जीता है। मेरा अक्कू आई लव यू माइट। और अब वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं जो ना इस बैन को मजीद कम कराऊंगा। यार 100 दिन तो वैसे ही क्रिकेट हुआ नहीं है कोरोना की वजह से, ऊपर से तुम पे चढ़ गई इतनी ज़्यादा चर्बी और तुमने कितना कम कराना है बैन को। इसके आगे तो फिर तुम जो है वो पूरे पीसीबी को ही बैन करवा दो यार, और तो कुछ होने नहीं लगा यार। थोड़ा सा सब्र कर ले, वजन अपना काम कर ले यार। इतना चर्बी तेरे पे चढ़ गई, फिर तुम कहोगे कि नहीं ये चर्बी है ना इसके नीचे मेरे मसल्स भी हैं, जिसकी वजह से तुम लास्ट टाइम भी तप गए थे और फिर तुमने कहा था कि किधर है चर्बी जो तुमने कपड़े उतार के बोला था, जिसकी वजह से बैन हुए थे। यार इन चक्करों के ऊपर ना पड़ो। भाई के साथ पहले भी भाग रहे थे 2-4, तुमने जो है वो लॉन के जो है वो चक्कर लगाए थे, थोड़े और लॉन के चक्कर लगाओ और थोड़ा खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। आई लव यू माइट। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो है ना बहुत बड़े प्लेयर बनोगे और अभी है तुम में बहुत क्रिकेट है, अभी भी कुन्ना तकरीबन 900 साल की क्रिकेट तुम में बाकी है दोस्त। ये सब कुछ नाइंसाफी हुई इस बेचारे के साथ जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। ये जो इसका जो बैन है ना ये 1.5 साल से उठा के ना 1.5 घंटे पे लेके आ जाओ और मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि इसकी टीम में फिर भी जगह नहीं बनेगी। खैर कमिंग बैक टू द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड ये जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस दे दी मेरे स्टुअर्ट लेटर ने। पहले टेस्ट मैच में इसको खिलाया ही नहीं
और इसने जज्बात में आके जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ को उड़ा दिया। वेस्ट इंडीज़ भी कह रहा होगा यार इसको खिला ही लेते तो बेहतर था, ये हमारे लिए रहता, तुमने अजाब जमा कर दी। बैटिंग में भी 50 मार दी इसने यार। मेरा हमें कोई दूसरा दिन था या तीसरा दिन था जिसके अंदर इंग्लैंड जो है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर थोड़ा सा वो वॉबल कर गया था, क्योंकि 280 के ऊपर उनके 8 आउट हो गए थे। तो मैंने कहा कि यार थोड़ी सी इधर गेम बन गई है। स्टुअर्ट ब्रॉड साहब ने आके 50 मार दी। मतलब यार इस बंदे को किस तरह बाहर रखें, बॉलिंग में तो वो कमाल कर ही रहा है, बैटिंग में भी करके चला गया और मैन ऑफ द सीरीज भी इसको मिला। स्टुअर्ट लिटल हमारा जो है वो 500 विकेट्स क्रॉस कर चुका है टेस्ट मैचेस के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरा ख्याल में चौथा पेसर है जिसने ये अचीव किया माइलस्टोन। उसी से याद है कि जरा ये लिस्ट देखिए, इसके जितने भी जो टॉप के विकेट टेकर्स हैं वो सारे स्पिनर्स ही हैं, क्योंकि वो बॉलें फेंक के थकते ही नहीं। हमारे फास्ट बॉलर बेचारे इतनी अगर बॉलें कराएं उनके तो कमर वहीं पे जो है पिच के ऊपर गिर जाए। यही से तो प्रॉब्लम शुरू होती है ना कि पेस बॉलर्स की वो जो है फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा। सारे रूल्स जो है सिर्फ बैट्समैन के नाम के ऊपर ही है। पेस बॉलिंग ही है जो कि इस गेम के अंदर ना एक्साइटमेंट लेके आएगी। 70s एंड 80s के अंदर जो वेस्ट इंडियन टीम थी वो भी पेस बॉलिंग की वजह से ऊपर आई थी, उसी वजह से इंटरेस्ट पैदा हो गया था क्रिकेट के अंदर, वरना तो बोरिंग ही था। उसके बाद 90s के अंदर पाकिस्तानी टीम आई थी और उसके बाद भी जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, देखिए बैट्समैन हमेशा ही रहे हैं हर टीम के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अफ्रीकन ये जो भी किस्म की टीम्स आई हैं वो एक्साइटमेंट जो है पेस बॉलिंग ही लेके आती है। हमारे जितने भी रूल्स हैं वो सब के सब जो है बैट्समैन को फेवर कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि छक्के मार के बड़ा शुगल होता है, छक्के मार के थोड़ा सा छोटा सा शुगल लगता है, लेकिन जो विकेट लेने का शुगल होता है ना वो नहीं होता। जो स्ट्रगल हो रही होती है ना रन बनाने की, उसका और ही कोई एक्साइटमेंट है। वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस के अंदर 300 प्लस स्कोर हो रहा था और वो चेज भी हो रहा था, उसके अंदर वो मजा नहीं आ रहा था जो कि लो स्कोरिंग मैचेस के अंदर हो रहा था, जिसके अंदर बॉलर्स को जो है असिस्टेंस मिल रही थी। थोड़ा बॉल एंड बैट का कॉम्पिटिशन तो था ना। आई डोंट नो हमारे आईसीसी के अंदर कौन सी भंग मिलती है जिसको वो पी के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में इतने महंगे इनके कंसल्टेंट्स हैं जो आके इनको मशवरे भी दे रहे होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने यही नहीं कहा कि यार आप लोग जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करा दिया, कभी वो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करा दिया, कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट किस तरह पैदा हो गेम के अंदर। आप लोग ये सोचते ही नहीं है कि यार अगर रूल्स जो है वो सारे बैट्समैन की तरफ जा रहे हैं, उसी से तो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो ओडीआई के लिए तड़प रहे हैं कि ओडीआई को किस तरह इंटरेस्ट नहीं किया जाए। वो बहुत बोरिंग हो जाता है। 35 से बल्कि 27 से लेके 40 ओवर तक तो बिल्कुल देखने लायक ही नहीं होता। और उसको बेहतर करने के लिए सचिन ने खुद एक इतना जबरदस्त किस्म का मशवरा दिया है कि यार 25-25 ओवर्स की 2 इनिंग्स करा दो, लेकिन कोई सुनेगा ही नहीं। ये छोटा सा सोल्यूशन है जिसके अंदर जो ड्यू का इतना बड़ा फैक्टर होता है ओडीआई के अंदर। हमारा जितना भी रीजन है सारा का सारा 80% मैच जो है वो टॉस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जिसने टॉस जीत लिया उसने 80% मैच भी जीत लिया। तो फिर यार जो टॉस जीता है उसको कप भी दे दिया करो, मैच ही ना कराया करो, उसका फायदा ही क्या होता है। अगर आप लोग 2 इनिंग्स कर रहे होंगे 25-25 ओवर्स की, तो दोनों टीम्स जो हैं वो लाइट के अंदर भी खेलेंगी और दोनों टीम जो है वो लाइट के बगैर भी खेलेंगी, तो बड़ा जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा मैच। मेरे ख्याल में मुफ्त में मशवरा मिल रहा है ना, तो इसलिए इनको लग रहा है कि यार ये कोई काम का मशवरा नहीं होगा। यही चीज़ जो है अगर वो मैं अंग्रेजी एक्सेंट में या फिर जो है हज़ारों डॉलर्स लेके कंसल्टेंट बन के आपको दूंगा, तो तब आपको लगेगा कि यार इसकी बात में दम है और अंग्रेजी बोल रहे तो काबिल भी होगा। स्पिनर से वैसे याद आया कि हम लोग वैसे तो बहुत बात करते हैं कि हमारा ये लेजेंड स्पिनर था, हमारा वो लेजेंड स्पिनर था एंड ऑल दैट, बट मजे की बात तो ये है कि हमारे किसी भी लेजेंड स्पिनर ने जो है वो 300 से ज़्यादा विकेट नहीं ली आज तक टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन इस बात को हम दबा देते हैं और कारपेट के नीचे जो है ना स्वाइप कर देते हैं। बल्कि अगर मैं और आपको मजे की बात बताऊं तो हमारा जो लास्ट पेस बॉलर था जिसने 200 विकेट्स ली थी, वो ली थी मिस्टर वकार यूनिस ने, और वो था 1995। उसके बाद से हमारे किसी पेस बॉलर्स ने भी 200 से ज़्यादा विकेट नहीं ली। लवली। सुना है कि कोई वर्ल्ड कप सुपर लीग बन चुकी है जिसके अंदर जो है वो मैचेस हुआ करेंगे और सीरीज़ जो है उनके पॉइंट्स मिला करेंगे, जिसमें से जो है मेरे ख्याल में 6 या 7 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी जो टॉप की होंगी। वर्ल्ड कप में एक टीम इंडिया जो है पहले से क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के अंदर ही प्लान्ड है। तो जो बाकी टीम्स रह जाएंगी, मेरे ख्याल में 4 टीम्स होंगी, वो क्वालिफायर्स खेलेंगी एफिलिएटेड टीम्स के साथ, और उनमें से जो है फिर 2 टीमें निकल के वापस आएंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली वही टीमें आ जाएंगी जो कि यहाँ पर जो है इन्हीं पहले 10 में से थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी कन्फ्यूजन फैलाने की ज़रूरत क्या है। तो फिर रैंकिंग का क्या फ़ायदा है जो हमने रैंकिंग बनाई होती टॉप 7 टॉप 8 की है पूरा साल, जिसके ऊपर हम लड़ भी रहे होते हैं। व्हाट्स द पॉइंट देन? मजीद कन्फ्यूजिंग किए जा रहे हैं। मैं अपने कुछ आयरिश दोस्तों को सिर्फ LBW का बता रहा था कि ये किस तरह आउट होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं। तो जब मैंने अपनी बात ख़त्म की, मैंने अपना भाषण ख़त्म किया, तो मेरी शक्ल को ऐसे देख रहे थे जैसे बंदर जो है वो माइक्रोवेव के सामने बैठ के उसको देखते हैं। ये तो हाल है आपके रूल्स का। आप मजीद जो इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। फिर 3 तरह के फॉर्मेट्स हैं। किसी को यही समझाना कि टेस्ट में क्या होता है, ODI में क्या होता है और T20 में क्या होता है, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आप लोग जो है नए एक सीरीज डाल दी है, टेस्ट के लिए चैंपियनशिप हो रही है। आई डोंट नो किन चक्करों में लगे हुए हैं। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट की बात वही है कि बॉलर्स को सपोर्ट करें भाई, उसके अंदर एग्रेशन आएगी, पेस आएगी, थोड़ी सी लड़ने बढ़ने दें, कि उनको बीच में जो ना थोड़ा सा कुछ टसल होनी चाहिए, उसी से कोई राइवलरी बनेगी, उसी से कुछ मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं मज़ा आएगा। इसी तरह बस छक्कों की शौक में जो ना बाउंड्री छोटी करके और वो जो पट्टा पिचेस बना रहे होते हैं कि जी बस वो बॉलर्स को पड़ रही होता है। अगर आपने 350 रन बनाए और 350 रन चेज हो गए ना, तो एंड में वो मज़ा नहीं आता जो 220 रन बना के उसको डिफेंड करने में आता है।
लीडिंग रन स्कोरर भी थे और बॉलिंग भी इतनी कमाल की। यार इस भाई को पता नहीं क्या हो गया, इसको 4 छक्के लगे थे वो T20 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर जो था, जो वेस्ट इंडीज़ जीता था। उसके बाद से बंदा हो गया मेंटल, और 2019 में तो इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अभी भी वो उसी फॉर्म में चल रहा है और अभी भी उसी फॉर्म में लोगों को हिलाता जा रहा है। इसकी कोई नर्व्स हैं यार इस आदमी की, और ये गेम है ही सिर्फ नर्व्स की। 363 रन बनाए हैं 90.75 की एवरेज से, और 9 विकेट्स लिए 16.33 की बॉलिंग एवरेज से। भाई वाह। लेकिन फिर भी जो है मैन ऑफ द सीरीज ये नहीं बना। मैन ऑफ द सीरीज जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड ही बना है। यार वैसे क्या कंपटीशन है, क्या ज़बरदस्त टाइम है इंग्लिश टीम के लिए कि उनके पास जो इतने बड़े ब्रिलियंट किस्म के प्लेयर्स आ चुके हैं। वैसे कमिंग बैक टू हमारी अपनी सीरीज़, मुझे तो सारी की सारी उम्मीदें जो है ना वो नसीम शाह से और शाहीन शाह से हैं। दोनों बेचारे टीन एजर्स हैं और क्या बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। उस दिन मैंने मेरे ख्याल में किसी और वीडियो में भी बताया था अपनी कि हम अंडर 19 में इसलिए हार गए क्योंकि हमारे अंडर 19 के जो शेर हैं वो तो इंटरनेशनल टीम के अंदर खेल रहे हैं। इमेजिन करें कि ये लोग जो अंडर 19 वाले जो बच्चे होते हैं उनको बॉलिंग करा रहे हो, उनकी तो टांगे जो है उनके घुटने ही गिर जाए नीचे इनकी बॉलिंग देख के। खैर ये पोस्ट मुझे नज़र आई, इंटरनेट के ऊपर चल रही थी, और मुझे नहीं पता कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो झूठ भी इसलिए बोल लेते हैं कि उनको 15 मिनट की जो है वो फेम मिल जाए इंटरनेट के ऊपर। बट ये भाई ये बता रहे हैं कि मुझे हारिस रऊफ़ भाई जो है वो सड़क के ऊपर मिल गए, और मैं जो है उनके पास गया और मैंने कहा कि भाई एक सेल्फ़ी हो जाए आपके साथ। तो मैंने उनके साथ सेल्फ़ी खींची और मैं घर आया, मैंने अपने अब्बू का हाथ चूमा, अम्मी को मैंने गले लगाया, बहन के साथ मैंने अटकेलियाँ की, खूब मैं फिजिकल हुआ सब लोगों के साथ। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इस बंदे का जो है इतना टैलेंट है और इसको टीम में क्यों नहीं रखा हुआ। तो मैंने गूगल के ऊपर जाकर सर्च किया कि यार ज़रूर कोई ना पर्ची आ गई होगी, इसलिए इस बेचारे के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई। तो मुझे पता चला कि इसको टीम में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इनको तो कोरोना पॉजिटिव है। खैर इसके साथ ही हमारी आज की जो क्रैक कॉमेडी की एपिसोड है वो इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आई है तो लाइक का बटन है ना उसका कान मरोड़ के उसको नीला कर दें, और जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको भी मुलायम तरीके से रगड़ दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं माइंड भी नहीं करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।